मनीला के उस बंद कमरे के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी के बीच में असल में ऐसा क्या हुआ था जिसे छिपाने के लिए चाइना को रातों रात एक झूठा बयान जारी करना पड़ गया। क्या भारत ने गुपचुप तरीके से ताइवान और तिब्बत के ऊपर चाइना की सबसे दुखती रग दबा दी है, या फिर चाइना कोई ऐसा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है जिसके अंदर हम फंसते जा रहे हैं? आखिर पर्दे के पीछे का वो डार्क सीक्रेट क्या है जिसने पूरी दुनिया के सामरिक जानकारों की नींद उड़ा दी है? चाइना 1962 से हमारी जमीन के ऊपर छाती तान करके बैठा हुआ है, तो फिर हमारी नई दिल्ली तिब्बत के ऊपर चाइना को सब ठीक है का सर्टिफिकेट क्यों बांट देती है? डिफेंस एक्सपर्ट्स ने साउथ ब्लॉक के अंदर ऐसा कौन सा खतरा भांप लिया है? क्या भारत दलाई लामा के उत्तराधिकार का वो भयंकर ब्रह्मास्त्र निकालने जा रहा है जिसके नाम से ही चाइना की रूह कांप उठती है? और दोस्तों, अगर वो कार्ड मोदी ने चल दिया तो चाइना के पेट में वो दर्द उठेगा जिसकी कोई दवाई पूरी दुनिया में नहीं बनी है। दुनिया दोस्तों सोच रही है कि भारत ताइवान के मुद्दे पर चुप है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताइवान को लेकर के भारत के अंदर कुछ ऐसा पक रहा है जो शी जिनपिंग के वन चाइना के घमंड को बीच में चीर करके रख देगा। दोस्तों सोचिए, अगर आज अभी भारत ने वन चाइना पॉलिसी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया तो अगले 24 घंटों के अंदर जियोपॉलिटिकल भूकंप फट उठेगा। दोस्तों, हाल ही के अंदर फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर आसियान कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक के अंदर साइडलाइंस के ऊपर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बेहद अहम मुलाकात की थी। गलवान क्लैश के बाद से ही दोनों देशों के बीच में रिश्ते काफी ठंडे हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि इस मीटिंग के बाद में चाइना के विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा ऑफिशियल बयान जारी कर दिया जिसने इंडियन मीडिया और थिंक टैंक्स के अंदर आग लगा दी है। चाइना ने दावा किया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि ताइवान और तिब्बत के ऊपर भारत का रुख नहीं बदला है और नई दिल्ली चाइना की संप्रभुता का सम्मान करती है। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई, भारत के सबसे बड़े सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने एक ऐसा सवाल पूछ डाला जिसने पूरी कूटनीतिक लॉबी को हिला करके रख दिया है। दोस्तों, उनका सवाल बिल्कुल सीधा था। जब चाइना 1962 से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के भारतीय इलाकों के ऊपर अवैध कब्जा जमाए हुए बैठा है, जब वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना बेतुका दावा ठोकता है जो कि पूरे ताइवान के 3 गुना के बराबर है, और दोस्तों जब वो सी पैक के जरिए खुलेआम भारत की संप्रभुता का चीरहरण कर रहा है यानी पीओके के अंदर, तो फिर भारत तिब्बत और ताइवान के मुद्दे पर चाइना को दिलासा क्यों दे रहा है? जब दिल्ली के अंदर इंडियन मीडिया ने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सीधा आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछा कि क्या जयशंकर ने ताइवान के ऊपर चाइना को कोई आश्वासन दिया है, तो हमारे प्रवक्ता ने सीधा ना क्यों नहीं कहा। उन्होंने एक गोलमोल लेकिन बेहद एग्रेसिव जवाब दिया। जायसवाल ने कहा कि जब बात संप्रभुता की आती है तो असल में भारत ही इस मुद्दे को उठाता है। भारत ने हमेशा चाइना की संप्रभुता का सम्मान किया है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर चाइना के कदमों के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने साफ याद दिलाया कि चाइना 1962 से अक्साई चीन और शक्सगाम वैली के अंदर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाए बैठा है। ये गोलमोल और रहस्यमय जवाब असल में किसी आने वाले कूटनीतिक भूचाल का सायरन था। दोस्तों, साउथ ब्लॉक की ये खामोशी बता रही है कि भारत अब वो पुरानी वाली डिफेंसिव डिप्लोमेसी नहीं खेल रहा है, बल्कि दुश्मन को उसी के बुने हुए जाल के अंदर फंसाने का चाणक्य प्लान तैयार कर चुका है, जिसकी भनक खुद शी जिनपिंग के जासूसों को भी नहीं लगी है। अब दोस्तों, जरा पर्दे के पीछे की बिसात को डिकोड करते हैं। भारत ने साल 2010 के बाद से ही चाइना के साथ में किसी भी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करना बंद कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
हालांकि दोस्तों प्रैक्टिकल तौर पर भारत अभी भी चाइना के प्रति एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखना चाहता है। 1954 के पंचशील समझौते और 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के बीजिंग दौरे के वक्त भारत ने तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया था, लेकिन इसकी शर्त यह थी कि चाइना भी भारत की सीमाओं का सम्मान करेगा। आज चाइना उस शर्त को तार तार कर चुका है। ऐसे में अगर कल सुबह उठते ही आपको खबर मिले कि भारत ने ताइवान को एक स्वतंत्र देश मान लिया है, तो दुनिया के नक्शे पर क्या होगा। दोस्तों अमेरिका, रसिया और चाइना के इस खूनी त्रिकोण के अंदर भारत का सिर्फ एक फैसला कैसे वर्ल्ड वॉर 3 का सीधा ट्रिगर बन सकता है, इसे समझना बेहद जरूरी है। अगर मोदी सरकार अपनी पारंपरिक कूटनीति के झिझक छोड़ करके ताइवान और तिब्बत के ऊपर एक भयंकर और आक्रामक स्टैंड लेते हैं, तो चाइना के अंदर 3 अलग अलग फ्रंट के ऊपर आग लग जाएगी। पहला और सबसे खतरनाक फ्रंट है तिब्बत कार्ड। तिब्बत चाइना की सबसे कमजोर नस है। 14वें दलाई लामा फिलहाल भारत की धर्मशाला के अंदर हैं और उनका उत्तराधिकारी चुनना चाइना के लिए इसी सदी की सबसे बड़ी सिरदर्दी है। चाइना चाहता है कि वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई पपेट दलाई लामा दुनिया के ऊपर थोप दे, ताकि तिब्बत के ऊपर उसका अवैध कब्जा लीगल हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर भारत ग्लोबल स्टेज के ऊपर खड़े होकर के ये घोषणा कर दे कि उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार सिर्फ दलाई लामा और तिब्बती लोगों का है, तो चाइना का पूरा धार्मिक और कूटनीतिक आधिपत्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। दोस्तों बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बात हिमालयी जल सुरक्षा की भी है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत के अंदर यारलुंग सांगपो कहते हैं, वहां से निकलती है। दोस्तों चाइना वहां बड़े बड़े डैम्स बना करके एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों तिब्बत के ऊपर भारत के कड़े रुख से चाइना के इस वाटर वेपनाइजेशन के ऊपर ग्लोबल प्रेशर बनने वाला है और दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो जाएगा कि चाइना तिब्बत का असल मालिक नहीं है, बल्कि एक लुटेरा है जो 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर शांति भंग कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे सबसे बड़े वेपन के ऊपर, और वो है ताइवान कार्ड। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट ताइवान का चाइना के अंदर विलय करना है। दुनिया सोचती है कि ताइवान सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन असल में ये ग्लोबल इकोनॉमी का न्यूक्लियर रिएक्टर है। दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान की TSMC बनाती है। अगर भारत, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एक मिलिट्री सुपर पावर है, ताइवान के साथ में कूटनीतिक निकटता बढ़ा लेती है, तो ताइवान को एक अभूतपूर्व ग्लोबल लेजिटिमेसी मिल जाएगी। रणनीतिक रूप से ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है जो साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन के मुहाने पर मौजूद है। भारत अगर ताइवान को बैकिंग करता है, तो चाइना की जो नेवल ब्लॉकेड की रणनीति है वो बीच में ही टूट जाएगी। चाइना की तकनीकी बादशाहत के सपनों के ऊपर पानी फिर जाएगा, क्योंकि ताइवान की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने बेस चाइना से निकाल करके भारत के गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों के अंदर शिफ्ट करने लगेगी। इससे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब होने का जो घमंड है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। क्या चाइना बॉर्डर के ऊपर शांति की मीठी मीठी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी टेबल पर 2035 में भारत को तबाह करने का डबल फ्रंट वॉर का खौफनाक ब्लूप्रिंट तैयार है? तो दोस्तों डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल JS सोढी का एक बहुत ही डरावना दावा है। उनका मानना है कि चाइना का प्लान पहले ताइवान के ऊपर कब्जा करना है और उसके ठीक बाद उनका अगला और आखिरी निशाना भारत होगा। पाकिस्तान के साथ में मिलकर के 2035 तक चाइना भारत के खिलाफ एक 2 फ्रंट वॉर छेड़ सकता है। वो एक तरफ ताइवान के मुद्दे के ऊपर दुनिया को उलझा करके रखेगा और दूसरी तरफ LAC के ऊपर गुपचुप तरीके से अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को बढ़ाता रहेगा। चाइना की फितरत ही धोखा देने की रही है और ये हम 1962 के अंदर देख भी चुके हैं। लिहाजा दोस्तों जब विदेश मंत्री एस जयशंकर मनीला के अंदर वांग यी से मिले, तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों के अंदर कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को नॉर्मल करने की पहली और आखिरी शर्त LAC के ऊपर पूरी तरह से शांति और स्थिरता बहाल करना है। जब तक बॉर्डर के ऊपर स्टेटस को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक कोई भी बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा।
यहाँ आम आदमी के लिए ये समझना जरूरी है कि सरकार रातों रात ताइवान को एक अलग देश घोषित क्यों नहीं कर देती है। तो दोस्तों, इसे जियोपॉलिटिक्स की भाषा के अंदर रियल पॉलिटिक कहते हैं। भारत एक एग्रेसिव लेकिन कैलकुलेटेड गेम खेल रहा है। अगर हम आज सीधे वन चाइना पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं तो चाइना एक असंतुलित प्रतिद्वंद्वी की तरह रिएक्ट करेगा। वो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बॉर्डर के ऊपर सैन्य घुसपैठ को कई गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, खासतौर पर नागालैंड और मणिपुर के अंदर मौजूद विद्रोही गुटों को चाइना फिर से भारी फंडिंग और वेपनाइजेशन स्टार्ट कर देगा ताकि भारत अंदरूनी कलह के अंदर उलझा रहे। चाइना पाकिस्तान के जरिए एलओसी के ऊपर भी छद्म युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वॉर को तेज कर देगा। लिहाजा दोस्तों, भारत सरकार सीधे टकराव की जगह स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी यानी कि रणनीतिक अस्पष्टता की नीति को अपना रहा है। हम मुंह से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे एक्शन सब कुछ बयां कर रहे हैं। भारत ने हाल ही के अंदर इंडिया ताइपे एसोसिएशन के जरिए ताइवान के अंदर अपने व्यापारिक और तकनीकी संबंधों को स्काई रॉकेट कर दिया है। ताइवान की कंपनियां भारत के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगा रही हैं। भारत ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पर उभर रहा है। जब भारत चाइना की विस्तारवादी नीतियों और उसके डेड ट्रैप डिप्लोमेसी को दुनिया के सामने नंगा कर रहा है, तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के छोटे देश भी चाइना के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अगर भारत अपने इस कड़े रुख को थोड़ा और पुश करता है तो इसका असर सिर्फ एशिया के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, क्वाड, जिसके अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं, वो एक कागजी शेर से बदल करके एक असली मिलिट्री और इकोनॉमिक ब्लॉक बन जाएगा। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज लंबे टाइम से चाहते हैं कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के खिलाफ एक एग्रेसिव रोल प्ले करे। अगर भारत वन चाइना पॉलिसी को दरकिनार करता है तो यूरोप के कई देश जैसे कि लिथुआनिया और चेक रिपब्लिक, जो पहले से ही ताइवान के सपोर्ट के अंदर खड़े हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट मिलेगा। इसके बाद में दुनिया के कई और देश ताइवान के साथ में खड़े हो जाएंगे और शी जिनपिंग का ताइवान को आइसोलेट करने का पूरा गेम प्लान ही फेल हो जाएगा। दोस्तों, मनीला की मीटिंग के अंदर चाइना के विदेश मंत्री ने भी भारत के साथ में ट्रेड, कल्चर और हाई लेवल डायलॉग बढ़ाने की मिन्नतें की हैं। चाइना अच्छे तरीके से जानता है कि भारत के साथ में उसका ट्रेड घाटा 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। चाइना की इकोनॉमी इस वक्त भारी संकट के अंदर है। प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो चुका है और फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना छोड़कर के भाग चुके हैं। ऐसे अंदर भारत का विशाल मार्केट चाइना के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। चाइना चाहता है कि भारत उसके इन्वेस्टमेंट को हरी झंडी दे दे, लेकिन जयशंकर का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बॉर्डर पर खून खराबा और दिल्ली में व्यापार, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। दोस्तों, इसी साल सितंबर के अंदर भारत ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने वाला है, जिसके अंदर शी जिनपिंग के भारत आने की प्रबल संभावनाएं हैं। 2019 के महाबलीपुरम समिट के बाद में ये उनका पहला भारत दौरा हो सकता है। दोस्तों, ये दौरा तय करेगा कि क्या चाइना अपनी अकड़ छोड़ करके भारत की शर्तों के ऊपर बॉर्डर रेजोल्यूशन के लिए तैयार होता है या फिर नहीं। दोस्तों, पर्दे के पीछे की शतरंज बता रही है कि भारत अब पारस्परिकता यानी कि रेसिप्रोसिटी के सिद्धांत के ऊपर चल रहा है। अगर चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताएगा, अगर वो हमारे अक्साई चीन के ऊपर कब्जा करके बैठेगा, तो हम भी उनके वन चाइना के सपने को कभी भी मान्यता नहीं देंगे। भारत ताइवान और तिब्बत कार्ड का इस्तेमाल एक झटके के अंदर करने की बजाय इंक्रीमेंटल प्रेशर की तरह कर रहा है। धीरे धीरे ताइवान के साथ में डिफेंस एंड टेक पार्टनरशिप बढ़ाई जा रही है और तिब्बती रिफ्यूजीज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये नई दिल्ली का वो मास्टर स्ट्रोक है जो चाइना के 2035 के टू फ्रंट वॉर वाले मंसूबों को पहले ही दफना देगा। क्या भारत की ये खामोश लेकिन घातक कूटनीति चाइना को एलएसी से पीछे हटने के ऊपर मजबूर कर देगी? तो दोस्तों, भारत अपनी सीमाओं और अपनी संप्रभुता को लेकर के जितना कॉन्फिडेंट आज है, उतना इतिहास में कभी भी नहीं रहा। ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है और दुनिया भारत के इस सामरिक उदय को हैरान होकर के देख रही है। दोस्तों, आप इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारत को अब खुल करके
ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लेना चाहिए और तिब्बत को आजाद करने की ग्लोबल मुहिम छेड़ देनी चाहिए? क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।